हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय विराम चिन्ह, पंक्चुएशन। विराम किसे कहते हैं? विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। किसी भी भाषा को बोलते समय बीच बीच में या अंत में भी हम कुछ क्षणों के लिए रुकते हैं, अर्थात एक भाव की अभिव्यक्ति के बाद कुछ देर के लिए रुकते हैं। यह रुकना ही विराम कहलाता है। इस विराम को प्रकट करने के लिए कतिपय चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जो विराम चिन्ह कहलाते हैं। परिभाषा है, वाक्य में आए पदों का व्याकरणिक परिचय देने की प्रक्रिया को पद परिचय कहते हैं। आइए बच्चों पढ़ते हैं। नीचे कुछ विराम चिन्हों का प्रयोग उदाहरण सहित दिया जा रहा है, इनका अध्ययन कीजिए। सबसे पहला है अल्प विराम। पढ़ते या बोलते समय थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, जैसे राम, भरत और लक्ष्मण। यह सुंदर वृक्ष जो तुम देख रहे हो अशोक का है। दूसरा अर्धविराम। जहां अल्प विराम से कुछ समय अधिक रुकना हो, वहां अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम तथा पूर्ण विराम के बीच का यह चिन्ह है, जैसे वे गुरुजी के प्रवचन में मग्न हैं, भला जल्दी कैसे आ सकते हैं। पूर्ण विराम। जहां वाक्य पूर्ण हो जाता है यानी पूरा हो जाता है, वहां पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, जैसे वह इलाहाबाद गया हुआ है, पूर्ण विराम। योजक। योजक का अर्थ है जोड़ने वाला। जो चिन्ह दो पदों को आपस में जोड़ता है वह योजक चिन्ह कहलाता है। इसे समास बोधक चिन्ह भी कहते हैं, जैसे भाई बहन, राधा कृष्ण, चाचा भतीजा आदि। निर्देशक चिन्ह। यह योजक चिन्ह से आकार में बड़ा होता है। विषय विभाग संबंधी प्रत्येक शीर्षक के वाक्यों, वाक्यांशों अथवा पदों के मध्य समय या भाव को विशिष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इस वाक्य में पहले वाक्य को दूसरे वाक्य में निर्भर किया गया, यानी पहले वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ एक अलग भाव विशिष्ट रूप से प्रकट किया गया है, व्यक्त किया गया है। तो हमने बीच में निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया। आगे है विवरण चिन्ह। कोई भी विवरण देने के लिए विवरण से पूर्व जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विवरण चिन्ह कहा जाता है। जैसे लिंग दो होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे तुम्हारा घर कहाँ है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया, वह लड़का कौन है। आगे विस्मय आदि बोधक चिन्ह। आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि भावों को दर्शाने या प्रकट करने वाले वाक्यों के अंत में विस्मय आदि बोधक या संबंध बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे हे भगवान, यह क्या अनर्थ हो गया, छी, तुम चोरी करते हो। उद्धरण बोधक चिन्ह। या जब किसी की उक्ति या शीर्षक को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाता है, तब वहां उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हरिवंश राय बच्चन की कविता आ रही रवि की सवारी में सूर्य का अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर उद्धरण बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया। आगे है कोष्ठक चिन्ह। इसका प्रयोग पद का अर्थ बताने के लिए क्रम सूचक अंकों एवं अक्षरों को शब्द से अलग व्यक्त करने के लिए
वह नाटक या एकांकी के भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इन्हें कोष्ठक के भीतर लिखा जाता है। अंग्रेजी में इन्हें सेमीकोलन भी कहते हैं। ऐसी सामग्री प्रायः मुख्य वाक्य का अंग नहीं होती। जैसे वचन दो प्रकार के होते हैं, पहला एक वचन तथा दूसरा बहुवचन। आगे है संक्षेप सूचक चिन्ह। शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके लिए संक्षिप्त शब्द के साथ शून्य के चिन्ह जीरो का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रोफेसर को लिखेंगे प्रो, डॉक्टर डॉ आदि। तो यहाँ पर संक्षेप सूचक चिन्ह लगाया गया है। हंस पद चिन्ह। लिखते समय वाक्य में जब कोई अंश छूट जाता है तो छूटे हुए स्थान पर हंस पद का चिन्ह लगाकर छूटे शब्द या अंश को ऊपर या हाशिए में लिख दिया जाता है। जैसे निराला हिंदी के, हंस पद चिन्ह लगाया, ऊपर लिखा महान कवि थे। लिंग दो प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे भी हंस पद चिन्ह का प्रयोग किया गया। तो बच्चों, यह थे आपके विराम चिन्ह और उनके प्रकार। आपने सीखा विराम का शाब्दिक अर्थ है रुकना। भाषा में वाक्यों, उपवाक्यों और शब्दों पर जहाँ जितना विराम अपेक्षित हो उसे सूचित करने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। हिंदी में मुख्यतः 12 विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम, अल्प विराम, अर्धविराम, प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, योजक या विभाजक, निर्देशक, उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्ठक, लाघव या संक्षेप सूचक, हंस पद या त्रुटि पूरक। बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।